बिहेवियरलिज्म्स व्यवहारवाद भूगोल में एक पैराडाइम चेंज माना जाता है। वास्तव में व्यवहारवाद सकारात्मक भूगोल यानी प्रत्यक्षवाद के विकल्प के रूप में उदय हुआ। इस उपागम के आगमन से मानव भूगोल, विशेष रूप से सामाजिक भूगोल की अध्ययन प्रक्रिया एवं परिणामों में गत्यात्मक परिवर्तन आया। इसलिए अधिकतर भूगोलवेत्ताओं ने इसे एक प्रकार की विधि तंत्र की क्रांति कहा। तो प्रत्यक्षवाद जो गणितीय विधियों पर आधारित था, जो मानवीय मूल्यों का व्याख्या से दूर हो गया था, मानवीय मूल्यों को शामिल करने हेतु भूगोल में व्यवहारिक उपागम की शुरुआत हुई। ओल्सन महोदय के अनुसार व्यवहारिक उपागम ही सामाजिक भूगोल की कुंजी है। व्यवहारिक उपागम का आधार व्यवहारिक वातावरण होता है। यद्यपि व्यवहारिक वातावरण शब्द का प्रयोग विलियम कर्क महोदय ने 1951 में भारतीय पत्रिका में किया, लेकिन भूगोल में आलोचनात्मक क्रांति के दौर में ही व्यवहारिक उपागम की उपयोगिता की पहचान हुई। आलोचनात्मक क्रांति का दौर कब से शुरू हुआ? 1970 के दशक में। 1970 के दशक को आलोचनात्मक क्रांति का दशक तुआन ने कहा। इसी दशक में भूगोल के 6 नए उपागम विषय वस्तु का आगमन हुआ, जिसे भूगोल में व्यवहारवादी उपागम, मानववादी उपागम, क्रांतिकारी उपागम, मानव पारिस्थितिकी, समय क्षेत्र उपागम, कल्याणकारी उपागम के रूप में जानते हैं। इन सभी उपागमों में व्यवहारिक उपागम का सर्वाधिक मान्यता है। 1956 ईस्वी में इसकी शुरुआत बोल्डिंग महोदय द्वारा अपनी पुस्तक प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी में की। उपागम को जटिल सामाजिक परिस्थितियों के विश्लेषण का सर्वोत्तम विधि बताया। तो प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी केनेथ बोल्डिंग 1956 में मैन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप पर एक मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट से मनुष्य अपने मस्तिष्क से उसका इमेज बनाता है, यानी मेंटल मैप्स बनाता है, और जैसा मेंटल मैप्स बनाता है वह उसी के अनुसार व्यवहार करता है, और अंततः व्यवहार का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। वास्तविक पर्यावरण की अपेक्षा व्यवहारिक पर्यावरण पर इन्होंने बल दिया। मानव भूगोल में इस उपागम को आगे बढ़ाने का श्रेय वोल्पर्ट, प्रेट, सोननफील्ड, बर्टन तथा हैगर्ट स्टैंड जैसे विद्वानों को जाता है। व्यवहारिक आचरण या वातावरण की प्रक्रिया, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि व्यवहारिक वातावरण ही इस उपागम का आधार है। व्यवहारिक वातावरण गत्यात्मक होता है, यह अनुभव और सूचनाओं पर आधारित होता है। इसकी गत्यात्मकता का आधार सूचनाएं हैं। परिवर्तित सूचनाओं के प्रभाव में मानस पटल, मेंटल मैप्स के मानचित्र बदल जाते हैं और उसका प्रभाव लोगों की कार्यशैली पर पड़ता है। आचार परक वातावरण का प्रारंभिक विकास व्यक्तिगत होता है, लेकिन सूचनाओं के आदान प्रदान, एक दूसरे में अंतर आकर्षण से ये परिवर्तित होते हैं। अतः उपचारात्मक वातावरण की गत्यात्मकता समय और स्थान के संदर्भ में होती है, यानी इसका जो विकास है व्यक्तिगत होता है, लेकिन सूचनाओं के आदान प्रदान से सार्वभौमिक स्वरूप ग्रहण करने लगता है। वस्तुतः व्यवहारिक वातावरण का मूल आधार सूचना ही होती है। सूचना के अनेक स्रोत होते हैं। सूचनाओं की मात्रा और गुणवत्ता में लगातार वृद्धि होती है। उसी के अनुसार मनुष्य की ग्राह्य क्षमता में वृद्धि होती है और उसी के अनुरूप उसका मानस मानचित्र बदल जाता है। व्यवहारिक वातावरण परिवर्तित होता रहता है। प्रेट महोदय ने 1969 ईस्वी में व्यवहारिक मैट्रिक्स के द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो शुरुआत में असंतोषजनक निर्णय होता है, क्योंकि उस समय नाइव इन्फॉर्मेशंस होते हैं। धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन इंक्रीज होने लगता है, जिससे कि ज्ञान में भी इंक्रीजमेंट हो जाता है। इस प्रकार से B11 पर असंतोषजनक निर्णय मिलता है, और जैसे जैसे सूचनाओं में प्रगति होती है, सूचनाएं ऑथेंटिसिटी उसकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे संपूर्ण समाधान की ओर
बढ़ने लगता है और आगे चलकर वो अपना संतोषजनक निर्णय, सेटिस्फैक्टरी डिसीजन ले पाता है। यह ढांचा प्रस्तावित करता है कि मनुष्य जो पर्यावरण का उपयोग करता है वह मस्तिष्क में बिंब बनाने के लिए व्यक्तिगत व्यक्तित्व, सभ्यता, विश्वास और ज्ञानात्मक चरों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण से सूचनाएं एकत्रित करता है। मनुष्य अपने मस्तिष्क में बने बिंब के आधार पर निर्णय लेता है और आधारभूत और उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। यहाँ एक और मॉडल है डाउन्स का वैचारिक ढांचा मॉडल्स। इसमें सूचनाओं को प्रिसेप्चुअल रिसेप्टर्स के रूप में ग्रहण किया जाता है, यानी कि बोधजनक स्वीकृति होती है उसका। फिर बोधजनक फिल्टर किया जाता है, परसेप्चुअल फिल्टर्स होता है। परसेप्चुअल फिल्टर से वैल्यू सिस्टम्स बनाते हैं, उसके बाद इमेज बनाते हैं, इमेज के अनुसार डिसीजन लेते हैं, डिसीजन के द्वारा व्यवहार करते हैं और रियल वर्ल्ड को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से सोनलफील्ड महोदय ने भी एक मॉडल द्वारा व्यवहारिक वातावरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इनके अनुसार किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि का केंद्र उनका व्यवहारिक वातावरण होता है। इसी वातावरण के आधार पर वह एक ग्राह्य वातावरण बनाता है, पुनः अपने कारिक वातावरण का निर्धारण करता है। और आवश्यक नहीं है कि यह कारिक वातावरण भौगोलिक वातावरण की सीमाओं से मेल ही खाता हो। इस संदर्भ में उन्होंने नेस्टेड सेफ इन्वायरमेंटल मॉडल दिया, जो इस प्रकार से नीचे दिख रहा है। तो मनुष्य के चारों तरफ उसका व्यवहारिक वातावरण है, उसी व्यवहारिक वातावरण से वो एक प्रसिद्ध ग्राह्य पर्यावरण बनाता है। ग्राह्य से कारिक पर्यावरण ऑपरेटिव इन्वायरमेंट बनाता है और इस तरह से वो अपना ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट का निर्माण करता है। तो मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम से लाभ क्या हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यूँ तो मानव भूगोल का क्षेत्र से सभी क्षेत्रों को लाभ पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस उपागम के आने से परंपरागत एवं सैद्धांतिक मॉडल के विषय में उत्पन्न भ्रम का समापन हो गया। इसका मतलब है प्रत्यक्षवाद के द्वारा जो सैद्धांतिक मॉडल का प्रतिपादन किया गया कि यह सभी समस्याओं का समाधान होगा, कर नहीं पाया, मानवीय मूल्यों को जगह नहीं दे पाया। सामान्य यह अवधारणा यह थी कि गणितीय मॉडल ही सर्वोत्तम होते हैं, लेकिन व्यवहारिक मॉडल ने यह साबित कर दिया कि अधिकतर स्वयं सिद्धियाँ सत्य से परे थी। व्यवहारिक भूगोल और इस विधि तंत्र का आगमन से स्वयं सिद्धियों के प्रति भ्रम का निवारण हो गया। भौगोलिक तथ्यों का अधिक विश्वसनीय विश्लेषण संभव हो सका। अधिकतर भूगोलवेत्ताओं के अनुसार व्यवहारिक क्रांति के आगमन का सर्वाधिक लाभ भूगोल के निम्नलिखित दो विषय वस्तुओं को हुआ। पहला गतिशीलता और दूसरा स्थानीयकरण का निर्णय। मानव भूगोल में तीन प्रकार के केंद्र होते हैं, जैसे कि मानवीय जनसंख्या का स्थानांतरण, आंतरिक स्थानांतरण, बाजार हेतु अभिगमन। मानवीय जनसंख्या स्थानांतरण का सर्वाधिक कार्य हैगरस्टैंग, आंतरिक स्थानांतरण के संदर्भ में नॉक्स तथा बाजार हेतु अभिगमन में वीएलबेरी का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन विद्वानों के अनुसार मानवीय गतिशीलता का मूल आधार उसका व्यवहार होता है, जो विविध प्रकार की सूचनाओं पर आधारित होता है। यदि व्यवहार में विचलन नहीं हो तो किसी भी तथ्य की सही व्याख्या की जा सकती है। स्थानीयकरण के संबंध में कई विद्वानों ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। इन विद्वानों में हैगरस्टैंड, पी गोल्ड, स्मिथ, फेल्टन, हॉटलिंग प्रमुख हैं। हैगरस्टैंड तथा पी गोल्ड ने कृषि स्थानीयकरण के संदर्भ में अपना विचार दिया, जबकि स्मिथ, फेल्टन, हॉटलिंग ने उद्योगों के स्थानीयकरण के संदर्भ में अपना विचार दिया। व्यवहारिक मॉडल के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि कृषि तथा उद्योग की स्थापना मानवीय अभिरुचि पर निर्भर करता है, जैसे कि मियामी बीच पर आइसक्रीम उद्योग का विकास इसका सुंदर उदाहरण है। स्मिथ महोदय ने अपनी पुस्तक लोकेशनल थ्योरीज में उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु अधिकतम लाभ बिंदु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार उद्योग की स्थापना उन्हीं केंद्रों पर होती है जहां निवेशक अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक पदार्थों का वास्तविक मूल्य मौन हो जाता है। बाजार की मांग है कि स्थानीयकरण तथा लाभ का कारण बनता है, अतः इसे अधिकतम लाभ बिंदु सिद्धांत कहा गया है। तो इस तरह से कृषि और उद्योगों के स्थानीयकरण में
हम लोग देखते हैं व्यवहारवाद का बहुत योगदान है। यद्यपि व्यवहारिक उपागम का आगमन एक क्रांति की भांति हुआ, लेकिन इसकी खामियां स्पष्ट होने लगी थी। 1969 ईस्वी में हार्वे महोदय ने स्पष्ट किया था कि व्यवहारिक उपागम जटिल समस्याओं का विश्लेषण प्रस्तुत नहीं कर सकता। वस्तुतः व्यवहार की गत्यात्मकता के कारण उसे किसी भी विश्लेषण का आधार नहीं माना जा सकता। लगभग इसी प्रकार का H.A. साइमन, H.J. आइसनेक तथा स्किनर जैसे लोगों ने भी आलोचना किया था। साइमन के अनुसार व्यवहारिक विधि तंत्र के उपयोग से समाज में राजनीतिक दुष्प्रभाव की संभावना है। लगभग उसी प्रकार का विचार स्किनर और आइसनेक ने भी प्राप्त किए। स्किनर ने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम बियॉन्ड डिग्निटी एंड फ्रीडम है। इस पुस्तक में स्पष्ट किया कि व्यवहारिक उपागम पर साइकोलॉजी का प्रभाव पड़ सकता है, अतः लोगों के सोच का भी राजनीतिकरण हो सकता है, और वैसे परिस्थिति में इस प्रकार के अध्ययन से तनाव की संभावना है। ऊपर वर्णित सीमाओं के बावजूद इतना निश्चित है कि व्यवहारिक उपागम ने भूगोल को नई दिशा दी और भौगोलिक तथ्यों का सही विश्लेषण करने में अपने आप को सफल स्वीकारा।